हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल में। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को चर्चा करेंगे और वह है कोविड-19 महामारी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर हुआ प्रभाव। भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, लोगों के जेब पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके घरों के किचन पर क्या प्रभाव पड़ा। कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं, इतना लॉकडाउन होना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डाउन होना, लोगों के आय में कमी होना, ये सब कहीं ना कहीं इस पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। हमारा जीडीपी तो लगभग ऐसा है कि पिछले 70 वर्षों के हमारे भारतीय संविधान के 70 सालों के इतिहास में ऐसा बुरा साल आज तक नहीं हुआ था जैसा आज वर्तमान में देखा जा रहा है। यह अभी वर्तमान का बहुत ही हॉट टॉपिक है। चाहे हम किसी भी एसएससी रेलवे एग्जाम की बात करें, सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में एसे राइटिंग का यह बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मोस्ट प्रोबेबल है यहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित हुआ। हम उसको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, कौन कौन क्षेत्र पर किस किस तरह का प्रभाव पड़ा, और यह अभी का एकदम अपडेटेड डेटा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और डेफिनेटली दोस्त, आपके लिए जानना भी जरूरी है क्योंकि आप भविष्य के अधिकारी बनने वाले हो, तो किस प्रकार चीज़ें होती हैं जो हमारे अर्थव्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है, उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। चलो, तो आज का हमारे इस महत्वपूर्ण टॉपिक को कि कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उसको जो प्रभाव है हम अलग अलग हिसाब से देखेंगे। जैसे पहले हम देखेंगे जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत देश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर हम देखेंगे कोर सेक्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, बेरोजगारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का मुद्दा। आप सभी भी कहीं ना कहीं जो मेरे सुन रहे हैं बेरोजगार युवक हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। डेफिनेटली पिछले 2-3 सालों से हम कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उसका कारण क्या है, यह कोविड-19 है। व्यक्तिगत आय पर क्या प्रभाव पड़ा, व्यक्तिगत आय प्रभाव पड़ने से पूरा घर का अर्थव्यवस्था आगे पीछे हो जाता है ना। और साथ ही साथ देखेंगे थोक महंगाई दर पर क्या प्रभाव पड़ा, जिससे खुदरा महंगाई दर पर प्रभाव देखने को मिलता है। महंगाई आप सभी जानते हैं, आज के डेट में महंगाई आसमान छूने लग गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है या इंडस्ट्री सेक्टर है जो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, उन पर भी कोई प्रभाव पड़ा है क्या। और साथ में अंत में एक बहुत बड़ा विषय चर्चा करेंगे, वह है उपाय। अगर इतना प्रभावित हो रहा है तो इसके कोई उपाय तो होंगे जिससे सरकार को कुछ कार्य करे। वैसे हम उनको उपाय देने वाले कोई व्यक्ति तो नहीं है जो सरकार को उपाय दे, उनके बहुत सारे अर्थक सलाहकार समिति होता है, उनकी कमिटियां होती है बहुत सारी, तो है तो बहुत सारे, फिर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि क्या किया जाए जिनसे इन सब चीज़ों से सरकार बाहर आ सकता है, हमारे देश का अर्थव्यवस्था बाहर आ सकता है, और हम 2019 के अंत में नवंबर दिसंबर में जिस अर्थव्यवस्था के साथ थे उसी अर्थव्यवस्था में उस पटरी पर वापस आ सके। तो उन कुछ उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। बार बार कह रहा हूं मैं, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय। साथ ही साथ वो छात्र जो यूपीएससी एग्जाम अपेयर करने वाले हैं, जो जून का पोस्टपोन हुआ अभी, वो प्री के एग्जाम और उनके भी मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चलो शुरुआत करें इसके बारे में। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ ऐसी चीजें इसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने से पहले हमारा थोड़ा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा आपका इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक जीडीपी जीएसडीपी आप समझते होंगे, या नहीं समझते होंगे तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्पर्श पीएससी, प्ले स्टोर से स्पर्श पीएससी ऐप, वहां पे आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का। उसके बाद ये देखिए और मजेदार रहेगा। चलो भाई, अब देखना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सरकार अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, यह जीडीपी विकास के आधार पर ही पता चलता है। इसमें जिस प्रकार का वृद्धि आएगा उसी प्रकार से अनुमान लगाया जाता है। और डेफिनेटली पूरे भारत देश बंद था, लॉकडाउन की स्थिति थी, सब घर में थे, ना बसें चल रही है, ना ट्रेन चल रहा है, ना कोई इंडस्ट्री चल रहा है। तो डेफिनेटली भारत देश का कमाई तो प्रभावित होगा, भारत देश का जीडीपी विकास दर प्रभावित हो गई होगा और हुआ भी। देखो, अगर मैं बात करूं जीडीपी के बारे में तो अब तक हमारे पास जो डेटा है वह 2020-21 का डेटा है। वर्ष 2020-21 का हमारे पास डेटा है। अगर अभी तक के प्राप्त 20-21 के डेटा की अगर हम बात करें तो हमेशा जो सरकार जो डेटा देता है उसको हम 4 क्वार्टर में कैटेगराइज करते हैं। कैसे कैसे करते हैं?
जैसे कि हम क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 पूरे साल भर को, पूरे 12 महीने को 3-3 महीने के अंतराल में 4 तरीके से सरकार अलग अलग विभाजित करके डेटा जारी करता है। क्वार्टर 1 कब से शुरुआत होता है, ध्यान रखेंगे, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीना, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च क्वार्टर 4 कहा जाता है। और उसके बाद चारों का एवरेज निकालकर, औसत निकालकर पूरे साल भर का जीडीपी बताया जाता है। जिस साल आप सभी को पता होगा वह 22 या 24 मार्च, जहां तक मेरे याद आ रहा है, जिस समय से हमारे यहाँ जनता कर्फ्यू लागू हुआ और उस समय से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई, तो उस समय की ही बात है। 20-21 भी बात करूं, मतलब बस पूरा साल भर हमारा कोरोना से प्रभावित रहा। तो अभी तक हमको चारों क्वार्टर के आंकड़े आ चुके हैं और चारों क्वार्टर के आंकड़े के अनुसार क्वार्टर 1 बहुत बुरा हाल, पूरा आप याद करो, अप्रैल, मई और जून पूरे का पूरा भारत देश लॉकडाउन की स्थिति था, पूरा का पूरा भारत देश लॉकडाउन था। उस परिस्थिति में सबसे ज्यादा निगेटिव वृद्धि दर जो हुआ था और निगेटिव में भी बहुत बुरा हाल था। भारत देश का जीडीपी वर्ष 2020-21 के क्वार्टर 1 में माइनस, पहले बात तो याद रखेंगे, -23.91%। आज तक के भारत के इतिहास में भारत देश के जीडीपी का इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ था। यह इतिहास बन गया है 70 सालों में। क्वार्टर 1 में वर्ष 2020 के -23.91% निगेटिव चले जाया था, वृद्धि हुआ ही नहीं, विकास तो हुआ नहीं, पहले जितना हो रहा था उसमें और लगभग 1/4 हो गया। और अगर ये इतना बुरा हाल था, ये डेटा आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। अगर इतना निगेटिव वृद्धि हुआ है, देखो जीडीपी 3 क्षेत्रों पे डिसाइड होता है, विकास दर। 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र बस एक ऐसा मात्र क्षेत्र था जो धनात्मक वृद्धि दर्ज पर था। बाकी दोनों क्षेत्र, उद्योग और सेवा, दोनों क्षेत्र निगेटिव वृद्धि दर्ज कर रहा था। पूरे इंडस्ट्री बंद, पूरे का पूरा सर्विस सेक्टर बंद, ट्रेन नहीं चल रहा है, बस नहीं चल रहा है, होटल बंद है, जलपान गृह बंद है, आवास बंद है, पर्यटन बंद है। तो सेवा क्षेत्र डेफिनेटली निगेटिव जाएगा। सेवा क्षेत्र अपने पिछले क्वार्टर के मुकाबले -20.64% डाउन चले गया। पूरा इंडस्ट्री बंद था, उद्योग सेक्टर बंद था, -38.08%। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जो कोरोना से प्रभावित नहीं रहा, थोड़ा बहुत प्रभावित रहा, धनात्मक वृद्धि दर्ज किया है। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। वह कौन सा सेक्टर है जिसमें कोरोना महामारी के दौरान भी धनात्मक वृद्धि देखी गई है? एकमात्र सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये डेटा आप जरूर लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वार्टर 1 में 23 हाँ, फिर जैसे ही आप याद रखें जुलाई का महीना आया, थोड़ा सा लॉकडाउन में ढील देने का कार्य प्रारंभ किया गया और स्थिति थोड़ा सुधरने लगी। इंडस्ट्री अपने काम करने का काम शुरू किया, सेवा क्षेत्र में भी कुछ सेवाएं देना शुरू किया गया। क्वार्टर 2 में भी निगेटिव वृद्धि दर्ज था, लेकिन पहले के मुकाबले कम था, -7.5%। अभी भी बुरा हाल है, लेकिन इससे पहले वाले की तुलना में तो ठीक है। क्वार्टर 3 में निगेटिव से हम पॉजिटिव की ओर आए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं बन पाए। क्वार्टर 4 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वर्ष 2020, क्वार्टर 3 जीडीपी में वृद्धि हुआ 0.4% और क्वार्टर 4 में फिर से सुधार हुआ 1.6%। फाइनली पूरे इस चारों क्वार्टर को मिलाकर वर्ष 2020-21 का जीडीपी वृद्धि दर रहा -7.3%। यह है बहुत महत्वपूर्ण डेटा। अभी आगामी 6 महीनों तक जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे ये हमेशा याद रखेंगे, और ये डेटा हर एग्जाम का एक करंट अफेयर बनता है। आप अगला टेबल बनाइए, वर्ष 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। अगर 21-22 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 ऐसा बना के रखिए। अभी क्वार्टर 1 का डेटा जारी नहीं हुआ है, अप्रैल, मई और जून का यह डेटा जारी नहीं हुआ है। डेटा आएगा फिर से भरते जाएंगे आप। यह करेंट अफेयर है जो हमेशा नोट्स में अपडेट होते रहना चाहिए। तो यह है डेटा। वर्ष 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट था निगेटिव वृद्धि दर्ज, आज तक के भारत के इतिहास का सबसे बुरा साल।
कोरोना महामारी के कारण। तो अर्थव्यवस्था पर सबसे बुरा हाल तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ा। साथ ही साथ कोर सेक्टर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कैसे बुरा प्रभाव पड़ा? आप जानते होंगे अर्थव्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे 8 कोर सेक्टर पढ़ते हैं। कितने कोर सेक्टर? 8 कोर सेक्टर। पेट्रोलियम, विद्युत उत्पादन, स्टील उत्पादन, कोयला, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, कच्चा तेल और उर्वरक, एक 8 कोर सेक्टर है। अपने आप में प्रश्न बनता है भारत देश में कितने कोर सेक्टर माने जाते हैं? 8 कोर सेक्टर माने जाते हैं। मैं बताऊं दोस्त, कोरोना महामारी के दौरान सिर्फ और सिर्फ उर्वरक ही एक ऐसा क्षेत्र था जो धनात्मक वृद्धि दर कर रहा था, धनात्मक की ओर चल रहा था। बाकी 8 में से 7 ऋणात्मक वृद्धि दर कर रहा था। पेट्रोलियम क्यों नहीं प्रभावित होगा? गाड़ी चल नहीं रहा है, बस चल नहीं रहा है, ट्रक चल नहीं रहा है, सब घर में है, पेट्रोलियम उत्पादन रुक गया, निगेटिव वृद्धि दर। विद्युत उत्पादन, इंडस्ट्री बंद है, जहां पे एक्चुअल विद्युत का खपत होता है, निगेटिव वृद्धि दर। स्टील उत्पादन, घर बन नहीं रहा है, सड़क बन नहीं रहा है, ब्रिज बन नहीं रहा है, स्टील उत्पादन बंद हो गया, निगेटिव वृद्धि दर। तो ऐसे याद रखेंगे हर क्षेत्र। और आपको बताऊं, ये 8 कोर सेक्टर मिलकर यदि 100% पैसा कमाते हैं तो उर्वरक क्षेत्र उसमें से लगभग मात्र 4% का हिस्सा रखता है। मतलब उर्वरक सबसे कम हिस्सा रखता है जो धनात्मक वृद्धि कर रहा था, धनात्मक की ओर जा रहा था। जो कम हिस्सा रखता है वो धनात्मक जा रहा है, मतलब इसका धनात्मक जाना ज्यादा प्रभावित करेगा भी नहीं। मतलब ओवरऑल पूरे का पूरा कोर सेक्टर निगेटिव जा रहा था, निगेटिव गया था, सब चीज प्रभावित हुआ था। इसीलिए जीडीपी प्रभावित हुआ था, इंडस्ट्री बंद था, पैसा नहीं आ रहा था। समझ में आ रहे हैं? तो याद रखेंगे जब आप मेंस राइटिंग करने जाएंगे तो 8 कोर सेक्टर में से 7 में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई और मात्र एक सेक्टर उर्वरक जो सबसे कम हिस्सा रखता है उसमें धनात्मक वृद्धि देखी जा रही थी। सरकार इन सब बातों को लेकर बहुत चिंतित हुआ। सबसे बड़ा प्रश्न बनता है बेरोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ा? आप सभी को पता है, लोग इंडस्ट्री बंद होने लग गए, लोग बेरोजगार होने लग गए, नौकरी छोड़ते चले गए, लोगों की आय कम कर दी गई, उनका सैलरी 50%, 25% कर दिया गया, कम पैसे पे उन पे काम करने की बात बोली गई। और लगातार पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हो, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट जॉब दे पा रहे हैं, ना गवर्नमेंट दे पा रहे हैं, ना प्राइवेट कंपनी दे पा रहे हैं। उनका कंपनी बंद है, कहां से वो काम दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो बेरोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका एक डेटा बताता हूं आपको। सितंबर 2020 का एक डेटा आया। सितंबर 2020 में 32%, सितंबर 2020 में 32% तक पहुंच गया था बेरोजगारी दर। मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक भारत देश का सबसे बुरा हाल था। जो बेरोजगारी दर सबसे उच्चतम स्तर, जो हार्डली 7 या 8% के आसपास रहता है बेरोजगारी दर। अब आपके माइंड में आएगा सर ये बेरोजगारी दर क्या होता है? तो इसके लिए ना इकोनॉमिक्स का आप क्लास अटेंड करें, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं यहां पे ये सब चीज चर्चा करने जाऊं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बस शॉर्ट में समझा देता हूं। 15 से 60 वर्ष के हर वह व्यक्ति जो काम करने में सक्षम हैं, लेकिन उस काम करने वाले लोगों में जितने लोगों को काम नहीं मिल पाया उसको बेरोजगारी दर कहा जाता है। 32% मतलब यदि 100 लोग काम करने में सक्षम थे तो ना ही प्राइवेट ना ही गवर्नमेंट कहीं पे भी 32 लोगों को, 100 में से 32 लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। माफ करेंगे। सितंबर 2020 में यह स्थिति बहुत ज्यादा भयावह था, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बुरे हाल पे था। यह प्रश्न बनेगा, याद रखेंगे, वर्ष 2020-21 के बीच में किस माह में बेरोजगारी दर अपने सबसे उच्चतम स्तर पर था? तो वह है सितंबर माह, 32%। ये पूरे भारत का बेरोजगारी दर बता रहा हूं। आप सोचो दोस्त, 32 लोग अगर नहीं कमाएंगे, उनको काम नहीं मिलेगा तो उनका घर कैसे चलेगा, उनके बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा, उनका स्वास्थ्य का क्या हाल रहेगा? तब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है बेरोजगारी दर। क्लियर है? लोग बेरोजगार हो गए। और मैं बता दूं वर्तमान में थोड़ा बहुत सुधार तो आया है, थोड़ा बहुत सुधार आया है, लेकिन अभी भी उच्च स्तर पर बना हुआ है। यह 32% से कम होकर 11.9%। आप जब मेंस राइटिंग करेंगे तो इस बात को लिखेंगे, सितंबर में 32% था, जो मई 2021, वर्तमान लिखा हूं मतलब मई 2021 में यह बेरोजगारी दर 11.9% पर। अभी धीरे धीरे सब जब पटरी पर आ रहा है, सेकंड वेव का कोरोना जब कम हो रहा है तो ऐसा स्थिति बन रहा है कि धीरे धीरे बेरोजगारी दर कम हो रहा है। अभी भी लेकिन 11.9%। एक चीज और बता दूं कि
लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों का बेरोजगार हो गए। मतलब उन लोग कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, वर्ग 4 में काम कर रहे थे, कर्मचारी स्तर पर काम कर रहे थे, इंडस्ट्री बंद होते चले गया, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा नहीं रहा उनको वेतन देने का, उन लोगों को नौकरी छोड़वाना पड़ गया। और ऐसा करते करते पूरे साल भर का डेटा आया, उसमें बताया गया 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। आप भी देखते होंगे अपने घर के आसपास कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्जी का दुकान खोलना शुरू कर दिए। घर के आसपास आप मोहल्ले में देखेंगे फल फूल का दुकान ज्यादा हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद होते चले गए, वहां पे उत्पादन क्षमता कम हो गया। जो जितना उत्पादन करता था उसका 50% या 60% उत्पादन कर रहा है। यदि वो खुद ही 50% या 60% उत्पादन कर रहा है तो हमको क्या देगा? अपने पास क्या रखेगा और हमको क्या देगा? सब बेरोजगार होते चले गए। जहां पे जिस इंडस्ट्री में 1000 लोग काम कर रहे थे वहां पे सिर्फ 300 लोगों में काम चलाया जा रहा है। तो इस कारण 700 लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे करते करते पूरे भारत देश में वर्ष 2020-21 में 1 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हुए। और भारत देश के 97% लोगों का आय प्रभावित हुआ। देखो छोटा मोटा बात नहीं बोला हूं, 97% लोगों का इनकम, उनका आय प्रभावित हुआ है। मतलब जो 100 रुपए कमा रहा था वो कहीं ना कहीं 90 रुपए कमा रहे हैं, या 100 के जगह में 50 रुपए कमा रहे हैं। कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ा है, सबके आय में प्रभाव पड़ा है। आप मेरे को सुन रहे हो, आपका जो भी व्यापार होगा, आपका जो भी काम होगा, सरकारी नौकरी वाले बस को छोड़कर सरकारी नौकरी वाले को भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उनका जो इंक्रीमेंट है नहीं आ रहा है, वो अलग मुद्दा है। सरकारी नौकरी के घर वाले को छोड़कर बाकी हर लोग इमेजिन करके देखें, कहीं ना कहीं आप सबके आय प्रभावित हुए हैं। भारत देश के 97% लोगों का आय प्रभावित हुआ है। आप इस बात को जरूर लिखेंगे। ये तो बेरोजगारी दर की स्थिति है, याद रखेंगे। 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए जो अभी भी नौकरी की मांग कर रहे हैं। व्यक्तिगत आय में क्या कमी आया? इतना बड़ा कोरोना आया, फर्स्ट वेव आया, सेकंड वेव आया, कहा जा रहा है थर्ड वेव भी आना जा रहा है। लेकिन इस 2 वेव के आने से, लॉकडाउन होने से व्यक्तिगत आय पर, प्रति व्यक्ति आय पर क्या प्रभाव पड़ा है मैं बता दूं। 8.2% की कमी है। अगर मान लो जाए भारत देश में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए था, तो उस 1,20,000 में अब 8.2% की कमी हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं पढ़ा हूं अभी, आप याद रखना। हर साल प्रति व्यक्ति आय से संबंधित मेंस में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या स्थिति है, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, और हर साल प्रति व्यक्ति आय कुछ ना कुछ बढ़ता है। आप भी इमेजिन करके देखो, आपके घर का आर्थिक स्थिति पिछले साल जैसा भी रहा होगा, अगले साल बढ़ ही जाता है, थोड़ा बहुत ही बढ़ जाता है। हमारे घर में कहीं ना कहीं कुछ नया मोबाइल आ जाता है, नया टीवी आ जाता है, कुछ ना कुछ, या नया बाइक आ जाता है, कुछ ना कुछ तो जरूर बढ़ता है। प्रति व्यक्ति आय हर साल कम से कम 5 से 8% तक बढ़ता है, बल्कि कोरोना के कारण बढ़ना तो दूर और कम हो गया 8.2%। ये बात मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। 97% लोगों का आय प्रभावित हुआ है। उपभोक्ता व्यय में 10% की कमी हुई है। उपभोक्ता जो खर्चा करता था मार्केट में जाके, चाय पीने में, कपड़े खरीदने में, ऑटो में ट्रेवल करने में, मान लो जाए ऐसा मैं मान लूं प्रतिदिन अगर वो 100 रुपया खर्च करता था, तो उसमें 10% की कमी आ गई। वह 100 रुपए की जगह 90 रुपया खर्च कर रहा है। क्यों नहीं करेगा? जब उसकी आय में कमी आ गई है 8.2% की, जब आपके पास पैसा कम आएगा, डेफिनेटली आप व्यय भी कम करोगे। उपभोक्ता व्यय में कमी आ गई, और उपभोक्ता व्यय में यदि कमी आ गई तो मार्केट से पैसा गायब होने लग जाता है। ये इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, इसके बारे में चर्चा किए हुए हैं, आप वहां पहुंचिए। स्पर्श पीएससी के ऐप में पूरा वीडियो देखिए इकोनॉमिक्स का, लगभग 20 से 25 वीडियो है, और जबरदस्त मजा आएगा ये सब बात, ये क्योंकि वहां पे डिटेल से चर्चा करते हैं प्रति व्यक्ति आय कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको। तो उपभोक्ता के व्यय में 10% की कमी दर्ज की गई है। हाउस होल्ड कंजप्शन में 9% की कमी दर्ज की गई है। अब सोचो दोस्त, हम बाहर जाके चाय नहीं पी रहे हैं, हम बाहर जाके ऑटो में सफर नहीं कर रहे हैं, वो तो समझ में आ गया। हमारे घर के खर्चे में कमी आ गई, हमारे किचन के खर्चे में कमी आ गई। क्या हम कम खाना खा रहे हैं? नहीं, हम जो विशेष तरह का आहार लेते थे बीच बीच में, वो सब बंद हो गया है। हाउस होल्ड कंजप्शन में कमी होना मतलब डेफिनेटली आप सोचो, आप घर में जो अच्छे दाल खा रहे हो, अच्छे सब्जी खा रहे हो, उस खर्चे में यदि आप कमी कर दे, मतलब डेफिनेटली हमारे घर का अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुआ है। आदमी बाहर होटल में खाने जाता था, उसको बंद कर दे, समझ में आता है।
बीच में कहीं पर्यटन के रूप में घूमने चले जाता था, वहां खर्चा करता था, वो प्रभावित होता है, समझ में आता है। लेकिन रेगुलर हम जो डेली वेजेस में जो खाना खाते थे, हम दाल खाते थे, सब्जी खाते थे, ऑयल का प्रयोग करते थे, इसमें यदि हम कमी ला रहे हैं, मतलब डेफिनेटली हमारे घर का अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुआ है कोविड के कारण। तो हाउस होल्ड कंजप्शन में 9% की कमी देखी गई है। और तो और एक गजब बात बताता हूं, बैंकिंग सेक्टर में चेक बाउंस रेट 28% तक चले गया है। लोगों के खाते में पैसे नहीं है, लोगों के खाते में पैसे नहीं है। पैसे नहीं होने के कारण वो जहां जहां पे चेक डाला हुआ है, जैसे लोन पे EMI में लोन पटा रहा है, अब उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं हो रहा है। जिस कंपनी से लोन लिया हुआ है, जिस बैंक से लोन लिया, वो तो हर महीने आपका पैसा मांगेगा। पैसा मांगने के लिए आपका चेक लगाया, अकाउंट में पैसा नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। पहले यह रेट 6 से 7% होता था, पहले भी चेक बाउंस होता था, अधिकतम 6 से 7% होता था। लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं होने के कारण यह चेक बाउंस रेट 28% तक बढ़ चुका है। और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से ही, देखो क्रेडिट कार्ड से हम लोग परचेस कर लेते हैं, एडवांस में पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्रेडिट कार्ड भी बाउंस होने लग गया है। एक लिमिट से ज्यादा खर्चा नहीं हो सकता, लोग उसका क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं पटा पा रहे हैं, क्योंकि जितना मिलता है उतना हम खर्च कर डाले, वह बढ़कर कितना हो गया है 10%। चेक बाउंस रेट 28% पहुंच गया है, क्रेडिट कार्ड 10% से ज्यादा बाउंस हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है, इतना तो कंफर्म हो गया है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, अकाउंट खाली होते चले गया है। चाहे वो उपभोक्ता के रूप में खर्च करने पे हो, अपना परिवार चलाने के पास हो, लोगों के पास पैसा कम हो गया है। आप खुद अगर कोई व्यापारी के परिवार का मेरे को सुन रहा होगा, तो आप और ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे कि आपके घर के अकाउंट में भी पैसे निश्चित ही कहीं ना कहीं 1.5-2 साल में कम हुए होंगे। यह पूरे भारत देश के व्यक्तिगत आय का मैंने अनुमान बताया। इतना ही नहीं, 3.2 करोड़ लोग जो मध्यम वर्ग में आते थे, मिडिल क्लास में आते थे, वो निम्न आय वाले वर्ग में चले गए। 3.2 करोड़ लोग मध्यम आय वर्ग से निम्न आय वर्ग में चले गए हैं। उनके पास पैसे की कमी हो गई है, पहले जितना रहता था उतना नहीं है। कुछ इस प्रकार बदलाव आया। इससे बुरा हाल आपको बताऊं, गरीबी रेखा 7.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा में चले गए। मध्यम आय वर्ग से निम्न आय वर्ग में आए, ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन आप सोचो वहां से गरीबी रेखा में चले गए। आपको एक बात बताऊं, धीरे धीरे हमारे यहाँ गरीबी रेखा कार्डधारियों की संख्या कम हो रही थी। अचानक से फिर से गरीबी रेखा वाले लोग इतने ज्यादा बढ़ गए कि अगले 12 सालों तक 2019 की स्थिति को पा पाना बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब है 3.2 करोड़ मध्यम आय वर्ग से निम्न में आए और 7.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, उस श्रेणी में आ गए हैं। सरकार के लिए चिंता का विषय है, इन लोगों को वापस ऊपर कैसे आए, इनके आय में वृद्धि कैसे की जाए, क्या डिसीजन लिया जाए। तो ये सब बातें हैं। तो व्यक्तिगत आय में बहुत प्रभाव पड़ा है, इसीलिए तो निम्न आय या गरीबी रेखा में चले गए हैं। हमारे जेब में जो पैसा पहले आता था उसमें 8.2% की कमी आ गई है। थोक महंगाई दर पर क्या प्रभाव पड़ा है? महंगाई का नाम सुनते ही आप जान गए होंगे अभी, है ना। खाद्य तेल महंगा हो गया है, चावल का रेट महंगा हो गया है, दाल का रेट महंगा हो गया है, मूंगफली का रेट महंगा हो गया है। डेफिनेटली, क्योंकि थोक महंगाई दर जो अप्रैल 2020 में -1.57% था, जिस समय कोरोना स्टार्ट हुआ उस समय का डेटा दिया हूं, अप्रैल 2020 में -1.5 माइनस में था महंगाई दर, रेट बढ़ नहीं रहा था बल्कि और कम हो रहा था। वह अप्रैल 2021 में एक साल बाद थोक महंगाई दर 10.49%, मतलब पिछले साल की तुलना में थोक महंगाई दर 10% बढ़ गया है। अगर 10% बढ़ गया है तो डेफिनेटली बाकी सब चीजें महंगी होगी, बाकी सब चीजें महंगी होगी। क्लियर है? अब पढ़ते हैं महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डेफिनेटली यहां पे अगर थोक महंगाई दर बढ़ा है तो घरों के वस्तुओं पर, हाउस होल्ड कंजप्शन पर प्रभाव पड़ेगा। तो महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ा है, और सही मायने में बताऊं, महंगाई तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। महंगाई तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। आप स्वयं इस चीज से रोज आप देख रहे होंगे, कोरोना के कारण जेब में पैसा नहीं हो तो है ही, महंगाई भी बढ़ना।
ऐसा लग रहा है कि कोई काली चाय में और नीम का रस मिला दिया है। जेब में पैसे नहीं है लेकिन सामान लेने जाओ तो सब वस्तु का रेट भी बढ़ गया। तो ऐसा टाइप का स्थिति उत्पन्न हुआ है। महंगाई आप खुद समझ सकते हैं। खाद्य तेल, खाने का जो तेल है वह 20 से 60% तक बढ़ गया है। जो 125 रुपए केजी में ऑयल आता था वह 180 रुपए पर केजी तक पहुंच चुका है। जैसे कि उदाहरण बता दूं, सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है, याद रखेंगे, कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य वस्तुओं में सबसे ज्यादा किसमें वृद्धि हुई है, तो खाद्य तेल में वृद्धि हुई है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 से 60% की वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए बताता हूं, सनफ्लावर ऑयल में 55% की वृद्धि हुई है। सोयाबीन ऑयल में 52 से 52.25% की वृद्धि हुई है। सरसों में 42.63% की वृद्धि हुई है। सबसे बुरा तो हाल खाद्य तेल पर पड़ा है। बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इस पर। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी इंडस्ट्री जहां पे रिफाइन होता था वह सब बंद पड़ा हुआ था। तो जो पुराना स्टॉक था उसी में ही काम चलाया गया है। अगर कोई ऑयल हमारे मध्य प्रदेश के रीवा में बन रहा है तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाते तक उसमें ट्रक भाड़ा देना पड़ता है। ट्रक भाड़ा का दर बढ़ गया है क्योंकि पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। याद रखना, अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई में एक बहुत महत्वपूर्ण तेल याद रखेंगे महंगाई के नाम पर, पेट्रोल। जो 70 रुपए में बिका करता था वह आज 100 रुपए में बिक रहा है। 100 रुपए लगभग इसका रेट बढ़ गया है। क्लियर है? लगभग एक सालों में ही 35 से 40% तक पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई है। अगर पेट्रोल के दाम में इतनी वृद्धि हो रही है तो डेफिनेटली उस पेट्रोल का रेट बढ़ने से हर चीजें महंगी होगी। पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर चीजें महंगी होगी। और पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ गया दोस्त? क्रूड ऑयल महंगा नहीं हुआ है। क्रूड ऑयल आज भी जो हम विदेशों से खरीदते हैं वो सस्ता है। सरकार ने इस पे लगाने वाले टैक्स के रेट को बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि सरकार के राजस्व आय में कमी आई, और राजस्व आय में कमी आई, सरकार बोला इन लोगों से टैक्स तो नहीं लिया जा पा रहा है, एक काम करते हैं पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हैं, वहां से हम पैसा इकट्ठा करते हैं। जनता के आय में कमी है, लोगों की आय में 8.2% की कमी है, लेकिन जब वो पेट्रोल डलाने जा रहा है तो उसमें 35% की वृद्धि है। हमारे जेब में पैसा कम और खर्चे ज्यादा। तो क्यों नहीं 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा में जाएंगे। जब आपके जेब में पैसे कम हैं और आपसे खर्चा ज्यादा हो जाए, डेफिनेटली आपकी आय, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। यह बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बुरे हाल में अभी जनता है, सरकार नहीं है। कौन है? जनता है। तो याद रखेंगे, खाद्य तेल में 20 से 60% की वृद्धि हुई है। चावल, देखो मैंने बोला कृषि में पॉजिटिव वृद्धि दर्ज की गई है, कृषि क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ है, फिर भी चावल का रेट महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? क्योंकि पेट्रोल का रेट महंगा हो गया। पेट्रोल का रेट महंगा होने से जिस ट्रक के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से उनको लाया जाएगा, उनका दर बढ़ गया है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गया है। चावल अभी भी उसी उत्पादन में मिल रहा है, उसी दर पर मिल रहा है, लेकिन पेट्रोल के रेट बढ़ने से चावल का भी महंगाई पर प्रभाव पड़ा। दाल का रेट 50%, ये और बढ़ गया है। 50 से 20% तक दाल के रेट में 15 से 20% तक का वृद्धि हुआ है। कहीं ना कहीं आप याद रखेंगे, महंगाई सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है। अभी भी वही हाल है। बताऊंगा इसके उपाय क्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात करें तो मैं पहले ही बताया, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, परचेस नहीं कर पा रहे हैं। कोई अगर घर बनाने का सोचा था तो वह अपना नया घर का प्लान 2 साल पोस्टपोन कर दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री सेक्टर क्या करेंगे? उत्पादन कम करेंगे, क्योंकि उसके प्रोडक्ट को खरीदने वाला नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। इसीलिए मैं बता दूं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? जितने भी उद्योग हैं, उपभोक्ता नहीं होने के कारण अपने उत्पादन के मात्र 60% क्षमता पर काम कर रहे हैं। चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो, माफ करना, चाहे वह आयरन सेक्टर हो, चाहे वह एल्यूमिनियम सेक्टर हो, चाहे कोई विनिर्माण क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वह अपने उत्पादन क्षमता का मात्र 60% उत्पादन कर रहा है। और 60% उत्पादन कर रहा है, इसका मतलब
यह है कि वह इंडस्ट्री में सिर्फ 60% लोगों को रख पाएगा। जितने लोग को रोजगार देते थे उसमें से 40% लोगों को इंडस्ट्री से निकाल दे रहे हैं, वह बेरोजगार हो रहे हैं। इसीलिए बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो गई। मतलब 1 करोड़ से अधिक लोग सिर्फ 1 साल में बेरोजगार हुए हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है यह जो स्थिति है, यह पूरी की पूरी स्थिति कोविड-19 महामारी के कारण, लॉकडाउन होने के कारण, इंडस्ट्री बंद होने के कारण, सेवा क्षेत्र बंद होने के कारण उत्पन्न हुई है। क्लियर है? और यह जितना डेटा मैं अभी आपको बता रहा था वह डेटा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट के आधार पर है। उसी रिपोर्ट के आधार पर मैंने यह डेटा तैयार किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। आप यह डेटा लिखिए मेंस राइटिंग में, मैं गारंटी देता हूं 50 नंबर के उस निबंध लेखन में डेफिनेटली आपको 40 से 45 मार्क्स मिनिमम जरूर मिलेंगे। बस इस डेटा को आप वहां पे पुट कर दीजिएगा कि किस किस आधारों पर कैसा कैसा डेटा है और आज वर्तमान में स्थिति क्या है। तो सही मायने में बोले तो इस कोविड-19 के कारण हर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। ठीक है, जीडीपी हमारा डाउन हो गया, कोर सेक्टर पूरा प्रभावित हुआ है, बेरोजगारी दर पर प्रभाव पड़ा है, व्यक्तिगत आय में कमी हुई है, थोक महंगाई दर पर प्रभाव पड़ने के कारण महंगाई दर पर भी प्रभाव पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 60% अपने कुल उत्पादन क्षमता के 60% उत्पादन में काम कर रहा है। तो अब इसके उपाय क्या है? सरकार को किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, उनको क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे इस बुरे अर्थव्यवस्था से बाहर निकला जा सके, सामान्य जीवन को पटरी पर लाया जा सके। कैसा ऐसा हो सकता है? उपाय नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूंजीगत व्यय पर जोर देना चाहिए। पूंजीगत व्यय, देखो व्यय सरकार 2 प्रकार का करता है, एक राजस्व व्यय करता है सरकार खर्चा, और एक पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय होता है जो व्यय करने से सरकार के पास कोई परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। मतलब खर्चा हो गया मतलब हो गया, जैसे कि पेंशन देना है या लोगों का सरकारी नौकरी वाले का वेतन देना है, ये सब राजस्व व्यय आता है। एक बार व्यय हो गया। लेकिन पूंजीगत व्यय होता है जिससे किसी पूंजी का, एसेट्स का निर्माण होता है। जैसे कि पुल का निर्माण करना, हमने पुल बनाने में 2 करोड़ लगा दिया, अब लेकिन उस पुल से हमको फायदा होगा। कोई चीज बना है, जैसे बिजली उत्पादन कर रहे हैं, बिजली उत्पादन करने के लिए हमने जो पैसा लगाया, बिजली उत्पादन करने के बाद वो पैसा हम कमा सकते हैं। तो ऐसा खर्च जिससे हमारी परिसंपत्तियां बने, ऐसे खर्चों में सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखे, हमारे अर्थव्यवस्था में सुधार देखा जाए। तो पूंजीगत व्यय पर जोर देना चाहिए। राजस्व घाटा कम करने के लिए अतिरिक्त मुद्रा छापना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण लाइन। बहुत सारे आर्थिक सलाहकार इस बात की ओर ध्यान दे रहे हैं कि सरकार को अतिरिक्त मुद्रा का छपाई करना चाहिए। खैर, मुद्रा छापना इतना छोटा मोटा काम नहीं होता है, उससे हमारी वैश्विक नीतियां बहुत प्रभावित होती है। फिर भी अमेरिका ने मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा उदाहरण बता दूं, अभी कोविड-19 महामारी से उनके अर्थव्यवस्था को जो प्रभाव पड़ा, उनसे बाहर आने के लिए उन्होंने लगभग $3.5 ट्रिलियन अतिरिक्त मुद्रा को छापा और वास्तविकता में वहां पे उनके अर्थव्यवस्था में सुधार देखा गया। उनको डर यह लग रहा था कि महंगाई बढ़ जाएगा, अतिरिक्त मुद्रा छापने से महंगाई बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों के पास नगद पहुंचना शुरू हो गया। तो इसका बहुत बड़ा बेहद उदाहरण है अमेरिका। तो सरकार को भी यह सलाह दिया जा रहा है कि आप अतिरिक्त मुद्रा का छपाई करें, जिससे हमारा राजस्व घाटा, राजस्व व्यय और राजस्व आय के बीच में जो अंतर आ रहा है घाटे के रूप में, उस घाटे को पाटा जा सके। आप अतिरिक्त मुद्रा छापिए। तो पूंजीगत व्यय में ध्यान देना चाहिए, अतिरिक्त मुद्रा का छपाई करना चाहिए, जैसा अमेरिका ने किया है। सबसे गरीब 15 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष पैसे का हस्तांतरण करना चाहिए। जो अत्यंत गरीब लोग हैं, जिनके पास आज तो पैसा है लेकिन कल नहीं रहेगा, कल उनको खाने के लिए काम करना पड़ेगा, तो ऐसे जो अत्यंत गरीब लोग हैं उनके जेब में प्रत्यक्ष रूप से पैसा भेजा जाना चाहिए। कहा जा रहा है कम से कम महीने में उनको 1500 रुपए देना चाहिए ताकि वो अपना घर चला सकें।
क्योंकि लोग अभी उनको रोजगार, अगर वो मान लो जाए कहीं पे काम ढूंढने के लिए जा भी रहे हैं तो उनको लोग काम नहीं दे पा रहे हैं, और अगर ऐसी स्थिति रही तो भूखमरी की स्थिति आ जाएगा। 4 दिन तक अगर उसको कोई काम नहीं दिया, घर में पैसा नहीं आया, 5वें दिन हो सकता है उस गरीब व्यक्ति की, अति गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो सरकार को यह भी सलाह दिया जा रहा है कि भाई आप ऐसे गरीब लोगों को प्रत्यक्ष पैसा दें। ऐसा ना हो कि आप 20 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख रुपए के आप आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दो, अब पूरे भारत देश में किसी को ना समझ में आए, किसी को ना समझ में आए। रघुराम राजन तक को समझ में नहीं आया, आरबीआई के पूर्व गवर्नर को समझ में नहीं आया कि इतना ज्यादा पैसा, 20 लाख करोड़ रुपए लोगों तक पहुंचेगा कैसे। ऐसे घुमा घुमा तक लोगों तक पहुंचाने का उपाय बताया गया था। तो ऐसा उपाय ना बताए, लोगों को प्रत्यक्ष कम से कम अगले 6 महीने तक उनके खाते में, अति गरीब लोगों के खाते में प्रत्यक्ष नगद दिया जाए, 1500 रुपए दिया जाए, ऐसा कहा जा रहा है। और रियल में मेरा भी विचार है, मैं भी इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, मेरे को लगता है यह उनके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। तो सबसे गरीब 15 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण किया जाए। राहत पहुंचाने के लिए आयात शुल्क में कमी की जाए। जो सामान बाहर से आ रहा है, जैसे हम लोग को दाल आयात करना पड़ जाता है, कभी कभी प्याज भी आयात करना पड़ जाता है, इसमें सरकार इंपोर्ट टैक्स लगा देता है ना, आयात शुल्क लगा देता है। भाई इस समय सरकार अपने कमाई को थोड़ा कंट्रोल में रखे कि उनको अतिरिक्त कमाई नहीं करना है। प्याज 10 रुपए किलो में आ रहा है, सरकार उस पर 3 रुपए पर केजी आयात शुल्क लगा देगा, लोगों तक वो 13 रुपए में पहुंचेगा। अच्छा, बीच में और दुनिया भर के टैक्स जुड़ते रहते हैं, तो पहुंचते पहुंचते 20 रुपए हो जाता है। तो सरकार जो अपने 3 रुपए हर एक प्याज के प्रत्येक किलो के हिसाब से जो 3 रुपए का कमाई सोच रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, उस कमाई को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। अगर वो आयात शुल्क में कमी रखेंगे तो डेफिनेटली यह महंगाई कंट्रोल होगा, और महंगाई कंट्रोल होगा तो आप मुद्रा भी ज़्यादा छाप सकते हो। ये जो महंगाई और मुद्रा का रिलेशन बता रहा हूँ, ये आपको इकोनॉमिक्स के क्लास में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो याद रखेंगे ये सब किए। और 5वां एक और उपाय जो मैं पर्सनली देना चाहूँगा सरकार को, वह यह है कि पेट्रोल के रेट में कमी करें। उसमें जो उन्होंने टैक्स बढ़ाया था, एक वह समय था जब क्रूड ऑयल का रेट कम हो रहा था, जिससे पेट्रोल का रेट भी कम हो रहा था, तो सरकार ने अपना टैक्स बढ़ा दिया, जिससे पेट्रोल का रेट बढ़ते चले गया। सरकार ने बोला था जब क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा तो हम इस रेट को कम कर देंगे, अपने टैक्स को कम कर देंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। पेट्रोल का रेट लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण चावल का रेट महंगा हो जा रहा है। जो अति उत्पादन पर है, जिसका भी ज़्यादा उत्पादन है, उसका भी रेट बढ़ जा रहा है। ये गलत हो रहा है, बाकी चीज़ें तो बढ़ रही है। तो पेट्रोल महंगा होने से आपका बाइक भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि बाइक को जिस ट्रक से लाया गया है आपके शहरों तक, उसमें भी टैक्स ज़्यादा लग जाएगा, उसमें भी उसका दर बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आप तक पहुंचता है, तो उसका भी रेट बढ़ जाएगा। तो पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ प्रभावित होता है। तो मेरा यह सुझाव है कि पेट्रोल के दर में जो बढ़ाया हुआ टैक्स है उसको वापस लिया जाए। तो ये कुछ सुझाव हैं, 5 सुझाव याद रखेंगे। पूंजीगत व्यय पर जोर देना चाहिए, अतिरिक्त मुद्रा की छपाई करनी चाहिए, अमेरिका का उदाहरण लेकर 15 करोड़ गरीब लोगों को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण किया जाना चाहिए। राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा जो आयात शुल्क लगा दिया जाता है उसको थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए अभी रोक देना चाहिए, आयात शुल्क समाप्त कर देना चाहिए। और 5वां उसमें यह है कि पेट्रोल पर बढ़ाए हुए टैक्स को कम करना चाहिए, और डेफिनेटली इससे अर्थव्यवस्था अगले 1 आध सालों में पटरी पर जरूर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा अभी तक का यह जो सेशन था कि अभी क्या स्थिति है डेटा के साथ, क्योंकि यह डेटा जनरली कहीं पे मिलता नहीं है। बहुत बड़े रिपोर्ट को पढ़ोगे तब इतना डेटा तैयार हो पाता है। मेरे को लगता है मैं आपको समझाने में सफल रहूँगा, आपके लिए काम आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के भी एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ कन्वेंशनल टाइप जो एग्ज़ाम है, जैसे CGPSC मेंस, UPSC का मेंस जैसी एग्ज़ाम में भी यह आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और CGPSC एग्ज़ाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गारंटी है, मैं यह कहता हूं, मेरे को बहुत उम्मीद है कि इस साल के मेंस एग्जाम में यहां से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। निबंध लेखन में अगर ना पूछा जाए तो पेपर 5 में इकोनॉमिक्स के पार्ट में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है दोस्त? तो मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर भी आपको और किसी टॉपिक से रिलेटेड लगता है, कुछ और वीडियो आपको चाहिए जो मैं बना के दूं, जो आपके लिए यूजफुल हो, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और
एक मेरा उम्मीद जो हमेशा रहता है, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और लगा रियल में यहाँ पे आपके लिए कुछ यूज़फुल था, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। क्लियर है दोस्त? और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, जिनको इस वीडियो लेक्चर में बहुत सारे टर्म समझ में नहीं आए होंगे, वो ऐप में जाकर इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर देखें पहले, या यूट्यूब में भी कुछ वीडियो लेक्चर डले हुए हैं, वहाँ देखें, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर और मज़ेदार रहेगा। क्लियर है? तो हम मिलेंगे अपने किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।